गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये यूट्यूब चैनल जो है 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए है। तो 10th और 12th क्लास के वीडियो काफी टाइम पहले से मैंने 13 अप्रैल से ये यूट्यूब चैनल बनाया था, तब से 10th और 12th के वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। तो आज मैंने ये सोचा कि भाई जो स्टूडेंट अब 11th में हुए हैं मैथमेटिक्स लेंगे उनके लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि भी 10th की तो एग्जाम हो चुकी है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी एग्जाम नहीं हुई। तो उन एग्जाम की कंडीशन ये है कि भी अभी तक कोई एग्जाम की कोई न्यूज नहीं है और एग्जाम कब होगी उसका अभी तक सब के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अब बार बार उस जिस सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं वो पढ़ने में भी आप बोर हो रहे हो, तो मैंने सोचा चलो 11th क्लास के मैथमेटिक्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 10th की जिन सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं हुई तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साथ साथ में आप उनका थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहना। और 11th क्लास के मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेंगे और जो नहीं भी लेंगे उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर देखिए 11th की मैथमेटिक्स कैसी है, फिर उसके बाद में आप डिसीजन लें। मेरे को नहीं लगता 11th की मैथ्स हार्ड है भाई। ये कि भी सब्जेक्ट में सब में स्कोप होते हैं, मैथ्स में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, आर्ट में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है। सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। ये नहीं कि किसी भी एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, लेकिन मैथमेटिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें अपार स्कोप है आपके लिए, स्कोप की खूब संभावनाएं आपके लिए, तरह तरह के स्कोप आपको मिलेंगे। तो और मैथ्स जो है आजकल कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो सब में मैथ्स का यूज होता है। तो आगे आपके जो भी फील्ड में जिसमें भी जाना चाहते हो तो मैं आपके लिए यही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई 11th 12th में मैथमेटिक्स जरूरी है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहो, किसी भी फील्ड में जाना चाहो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर सब्जेक्ट में आप आगे चेंज कर सकते हो आप। तो स्टूडेंट 11th क्लास की मैथमेटिक्स से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि 11th की मैथमेटिक्स कैसी है, क्योंकि जब भी कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं तो माइंड में ये रहता है कि भाई मैथ्स कैसी होगी, कितने चैप्टर हैं, कितनी हार्ड है, इजी है, तरह तरह के माइंड में क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो मैं आपको 11th की मैथमेटिक्स से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आज। देखिए 11th की जो मैथमेटिक्स जो है उसमें टोटल 16 चैप्टर है, 1 to 16। और एक स्टूडेंट में साथ में बता देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर तक क्या था, राजस्थान में आरबीएसई सिलेबस जो था वो लागू था, राजस्थान का सिलेबस अलग था, एनसीईआरटी का अलग था। तो अब क्या है कि पूरे मतलब आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो सब जगह एक सिलेबस हो गया। इस ईयर से जुलाई से एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट होगी, तो ये गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया था। तो जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट सीबीएसई का हो चाहे आरबीएसई का हो, ये सब स्टूडेंट के लिए वीडियो है। सेम ही चैप्टर है, चाहे सीबीएसई हो आरबीएसई हो। थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैं स्टार्ट करूंगा सब में बिल्कुल सेम है, सारे चैप्टर सेम है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे आरबीएसई का हो चाहे सीबीएसई का हो या आरबीएसई में कोई हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सबके लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा एंड तक देखना है एक बार 11th की मैथ्स को अगर आपको समझना है, क्योंकि भाई पूरा मैं जितना लगभग 30 मिनट का ये वीडियो बनाऊंगा तो कंप्लीट वीडियो आप देखना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 11th की मैथमेटिक्स इजी है या हार्ड है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। और जो न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, 11th मैथमेटिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो सेट्स का होगा, सेकंड होगा रिलेशन एंड फंक्शंस का होगा, थर्ड होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिक्स्थ है लीनियर इनइक्वालिटीज है, सेवंथ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, एट्थ है बाइनोमियल थ्योरम है, नाइन्थ है सीक्वेंस एंड सीरीज है, 10th है स्ट्रेट लाइंस है, 11th कॉनिक सेक्शन, 12th है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव है, मैथमेटिकल रीजनिंग, 15 है स्टैटिस्टिक्स है और 16 है प्रोबेबिलिटी। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत आपका पहले का 9 10th में आप पढ़ा हुआ है और कुछ न्यू टॉपिक होंगे। और 10th की जैसे मैथ थी लगभग उसी के पैरेलल ये मान लीजिए कि उससे कोई हार्ड नहीं है। 10th वाली मैथ जैसी थी ना लगभग वैसे 11th की मैथ है। ये मान लो कि 11th की मैथ मैं तो ये मानता हूँ 11th की मैथ जो है 10th की मैथ से इजी है। तो अब आप लोगों के पास सामने ये प्रॉब्लम होगी कि आपके पास बुक नहीं है। तो जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो आसपास में आपके पड़ोस में परिवार में कहीं भी आप देख लें कोई 11th की एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल हो जाए, अवेलेबल होती है ठीक है, नहीं है तो भी दूसरा विकल्प ये है कि प्ले स्टोर से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को आप डाउनलोड कर लें। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ना होगा तो चैप्टर में साथ साथ में आप देखते जाना। तो बुक की समस्या का समाधान इसलिए हो गया। और कोई अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है तो उनसे मैं बताना चाहूंगा कि बुक की अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं हो रही है तो भी ये जो सिंपल जो चैप्टर के जो नेम जो है वो इंग्लिश में आपको देखने पड़ेंगे। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मेरा वीडियो देख
आप 11th 12th के बाद में बीएससी करोगे, अगर एमएससी में जाओगे तो एमएससी तो इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम में होता ही नहीं। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है तो उनको ये मैं सजेशन देना चाहूंगा कि भी आप भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के फ्लो में आ जाए, उसी के लिए सही रहेगा। क्योंकि आगे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, अच्छे प्रोफेसर जो होते हैं सब जगह लगभग इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं, तो आपको वहां प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट एमएससी में प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा ये रहेगा यहीं से आप स्टार्ट कर दो। इंग्लिश मीडियम के मतलब जो कौन से वर्ड जो है हिंदी मीडियम में जो आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स के वर्ड, उनको इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेलेक्ट कर लेना। तो ये तो हो गए टोटल 16 चैप्टर हो गए ये, और इन चैप्टर में सारे एक ही चैप्टर है, कोई मैथ कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्या है, न्यू क्या है, उसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। और भी स्टूडेंट की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो YouTube में कमेंट में लिख दें, तो उसका रिप्लाई दूंगा। जब भी कमेंट देखूंगा तो उसी दिन मैं तुरंत कमेंट देख लूंगा या नेक्स्ट डे देखूंगा, तो उस कमेंट का आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। कोई भी आपके डाउट है, कुछ भी आप मेरे को बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो। तो स्टूडेंट थर्ड चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए ये जो वर्ड जो है, एक तो ट्रिग्नोन और एक मेट्रोन, इन दो वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। और ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रोन ये मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ट्राइंगल मेजरमेंट, ट्राइंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैंने इसलिए बताया कि थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो चैप्टर का जो नेम जो है उसका मीनिंग भी तो आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड जो होगा, ट्रायंगल के मेजरमेंट, ट्रायंगल का एंगल का मेजरमेंट हो, ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट हो, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा। उसके बाद में फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले बात करूंगा, फंक्शन के मैनी टाइप होते हैं, और वो जो टाइप जो होते हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं आइलेट से। इस आइलेट का मीनिंग क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं फंक्शन की बात करता हूँ। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने एक इक्वेशन ली y = x + 2। ये मैंने एक इक्वेशन ली y = x + 2। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 4 आएगा। x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करोगे तो y कितना आएगा, x की वैल्यू जैसे आपने ये 3 पुट की है, x की वैल्यू ये 5, अगर 5 लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 पुट किया 3 आया, 2 पुट किया 4 आया, 5 पुट किया 7 आया। x को आप -1 पुट कर दो, -1 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो y की कोई कोई वैल्यू तो मिलेगी ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1 और 3 का यूनिक रिलेशन है, 2 और 4 का यूनिक रिलेशन है। इस इक्वेशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं 5 और 7 का यूनिक रिलेशन है, -1 और 1 का यूनिक रिलेशन है। तो इनका ये यूनिक रिलेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, फंक्शन में क्या होता है, यूनिक रिलेशन होता है, ये हो गया फंक्शन। और ये क्या होगी, 1 और 3 की मैपिंग होगी। मैपिंग मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 की इमेज 3 है, या आप इस तरह से समझ सकते हो 1 पुट किया तो कितना आया 3, 2 पुट किया तो कितना आया 4, 5 पुट किया तो कितना आया 7 आया, -1 पुट किया तो कितना आया 1 आया। तो मैं दो सेट बना के उसके माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। 1 का 3 के साथ में रिलेशन, 2 का 4 के साथ में रिलेशन, 5 का 7 के साथ में। तो ये इनका इस तरह से रिलेशन हो गया। तो ये जो यूनिक रिलेशन जो है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये आप ऐसे समझ लो कि y = f(x) ये फंक्शन है। मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आप अपने माइंड में कोई ऐसी वैल्यू को सोचिए कि x की वैल्यू पुट, x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे y की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है x की। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली फंक्शन है। जब आप इसको इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो आप। जब इनपुट देने पे आउटपुट मिलता है इसका मतलब फंक्शन है, और इनपुट देने से अगर आउटपुट नहीं मिलता है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो ये एक रिलेशन होता है फंक्शन का। तो इस फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, और ये जो रिलेशन जो मैंने बनाया इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1 की इमेज कितनी 3, 2 की इमेज कितनी 4, 5 की इमेज कितनी 7, -1 की इमेज कितनी 1। तो ये सारी क्या होगी, इनकी इमेज होगी।
ये तो है इमेज। और ये क्या हो गया, जैसे 3 के लिए बात करें तो 3 की 1 क्या होगी, प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। 7 की प्री इमेज माइनस ये 5 1 की -1, तो ये क्या हो गया, इधर वाला क्या हो गया इमेज और इधर वाला क्या हो गया प्री इमेज हो गया। तो इस तरह से इनका एक यूनिक रिलेशन हो गया। ये ऐसा किसमें होता है, फंक्शन में होता है। बाकी आप फंक्शन के बारे में जो डेफिनेशन बुक में दे रखी है उनकी रीडिंग लगाना अच्छी तरह से एक बार। भाई बुक में जो भी चैप्टर जो आप स्टार्ट करो ना, तो उसके स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज जो दी हुई है उसकी जरूर रीडिंग लगाएं, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया, लैंग्वेज बुक में दी हुई है उसकी आप रीडिंग लगाना। अब मैंने एक यहाँ पे लिखा था आई लेट, उसका मतलब क्या होता है, एक मैंने लिखा y = fx, तो x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, इसका मतलब क्या देते हो आप, इनपुट देते हो तो y का कोई रिजल्ट आता है। सिंपल लैंग्वेज में ये लिख दिया y = fx, ये एक फंक्शन हो गया। एक फंक्शन जैसे ये है y = sin x, तो x की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो, sin 0 कितना होता है, x की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट करोगे तो y कितना होगा 0 होगा। x की वैल्यू आप 30 डिग्री पुट करोगे तो y कितना होगा, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0 डिग्री 30 45 60 90। अब कोई स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि इनकी तो वैल्यू का पता है, हम यहाँ पे 20 डिग्री पुट करें तो भाई sin 20 डिग्री की वैल्यू तो होती है ना, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ये कि sin की जो वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में होती है, उनमें से कोई वैल्यू होती है भाई, वो कैलकुलेटर से फाइंड होता है, डायरेक्ट हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो कोई वैल्यू तो होती है ना उसकी। तो ये भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। और ये जो मैंने लिखा यहाँ पे आई लेट, इसका मतलब ये होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल जो है, इस एल का मतलब ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग के जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। ये जो टी लिखा हुआ है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स, जो 12th क्लास में स्टडी होगा, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉग के फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनमें ये जो फंक्शन जो है ना, टी फंक्शन, टी लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अलग अलग होगा भाई। एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, एल्जेब्रा के फंक्शन, उनके बारे में तो आपका 9th 10th में भी स्टडी की हुई है। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, इनकी कुछ की 11th में स्टडी करेंगे, कुछ की 12th में स्टडी करेंगे। इन फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, सब फंक्शन का अलग अलग रूल होता है। ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल हम लॉग फंक्शन में अप्लाई कर दें, या एल्जेब्रिक के रूल हम लॉग में अप्लाई कर दें, या एल्जेब्रिक के ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर दें। इस तरह से नहीं होता। इन सभी 5 फंक्शन के अलग अलग रूल होंगे, एक दूसरे में अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो फिलहाल हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है और फंक्शन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब उसके बाद में इस चैप्टर में आगे क्या आएगा उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट जो कोई मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक, लास्ट तक कंप्लीट इस एक वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे की वीडियो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जिससे आपको कम से कम ये आइडिया तो देना कि 11th की मैथमेटिक्स कैसी है, आपके माइंड में उसके लिए कोई पिक्चर तो बने। अब उसके बाद में ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हमने बात की। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट में सबसे पहले आता है एंगल। एंगल जो होता है, एंगल को हम ऐसे तो लिखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है। तो वो मेजरमेंट क्या होता है, एंगल का जो मेजरमेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डिग्री, एक तो होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अब डिग्री तो आपका पढ़ा हुआ है, रेडियन भी पढ़ा हुआ होगा आपका 9th में, रेडियन और डिग्री चलता है। तो मेजरमेंट में क्या होगा, डिग्री और रेडियन को इंटरचेंज करने का रिलेशन होगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। तो डिग्री के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया 30 डिग्री, 45 डिग्री। रेडियन क्या होता है, डिग्री का मतलब ये हो गया कि जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 270 डिग्री, ये तो डिग्री में हो गया। और रेडियन में कैसे होता है, जैसे π/6, π/3, π/2, 3π/2, इस तरह से ये क्या हो गया, रेडियन मेजरमेंट हो गई कि भाई इन्हीं को रेडियन में चेंज किया जाता है और रेडियन
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। इनमें क्या रिलेशन होता है, देखिए आप, इनमें रिलेशन ये होता है कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई किसमें है, रेडियन में है, एंड 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, ये किसमें है, डिग्री में, ये रिलेशन होता है। आप ये देख लो कि भाई एक जो पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट के चारों, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे एंगल में आप ये देखिए, एंगल क्या होता है, यहाँ पे ये कोई लाइन है OA, यहाँ से ये लाइन जो है, ये लाइन इस तरह से मूव करती है, तो ये लाइन जैसे इस तरह से यहाँ पे इस कंडीशन में आ गई, यहाँ पे लिख दिया मैंने OB, ये एंगल बन गया थीटा। तो ये एंगल इसी तरह से तो होता है, ये जो OA जो लाइन है ये फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से ये लाइन यहाँ तक मूव किया, थीटा इस तरह से बन गया, यहाँ तक आते हैं तो कितना बन जाता है, 90, 180, 270, 360, इस तरह से बन जाता है। ये एंगल इस तरह से जो बनता है, देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे कंप्लीट ये जो एंगल, यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, और यहाँ पे कितना बनता है, 270 डिग्री, और वापस यहाँ पे कितना बन गया, 360। तो जब ये इस तरह से जब मूव होती है ये लाइन, यहाँ तक 90, 180, 270, 360, इसी तरह से तो ये एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट कितना हुआ, 360 हुआ ना, तो ये 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। अगर 360 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो 2 पाई रेडियन इस तरह से लिखते हैं, या आप इसको ऐसे समझ लो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पाई रेडियन है तब कितना लिखा जाएगा, मतलब 2 पाई का हाफ कर दिया तो इधर भी हाफ हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ये बन गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ये एक रिलेशन हो गया। पाई को इधर डिवाइड कर दिया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। और क्या अगर डिग्री का देखना है तो 1 डिग्री कितना होगा, तो इस 180 को उधर डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये इनके लिए जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको याद रख लेना, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, इस तरह से ये इनके माध्यम से ये रिलेशन बनता है। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसका यूज कैसे करते हैं, यूज करना अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि यूज कैसे किया जाता है। देखिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एग्जांपल मैंने लिया 60 डिग्री। 60 डिग्री तो ये डिग्री में है, तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री का फॉर्मूला देखो, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 into पाई अपॉन 180, 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ 60 है तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ये आ गया रेडियन में, तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी आ गया, तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो मतलब बात सीधी सी ये है कि 60 डिग्री को जब आप रेडियन में लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, पाई अपॉन 3 रेडियन लिखोगे, 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो, या पाई अपॉन 3 अगर रेडियन में है उसको डिग्री में लिखना है तो उसको क्या लिखोगे, 60 डिग्री लिखोगे। इस तरह से डिग्री और रेडियन को इंटरचेंज किया जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, जैसे और कोई एंगल लिया हमने 270 डिग्री, कितना लिया, 270 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो वही मेथड, 270 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये रेडियन में बनेगा ना। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 270 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया रेडियन, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अब ये देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो एट लास्ट अपने पास क्या बन गया, 3 पाई अपॉन 2 रेडियन, क्या बन गया ये 3। तो मतलब बात सीधी सी ये है कि 270 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। तो मतलब आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई ना कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है,
जब आप डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाह रहे हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिग्री से रेडियन में चेंज करना। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो गया। अब हम दूसरा सीखेंगे रेडियन से डिग्री में चेंज करना। तो देखिए कैसे चेंज होगा। साथ साथ में जब वीडियो देखो तो वीडियो को बीच में रोक रोक के देखते जाना। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां भी आपको लगे कि ये मेरे को नोट करना है तो वो आप नोट करते जाना साथ साथ में। तो एक अलग से अपनी कोई भी एक नोटबुक डाल देना, तो उसमें आप जो भी मैं करवा रहा हूँ साथ साथ में नोट कर लेना। तो आप जहां भी जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे या आगे एडमिशन लेोगे तो उसकी जो भी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ में आप नोट्स बना लो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके काम आएंगे। तो एक नोटबुक डाल लेना है इनके लिए। तो अब देखिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या था, हमने डिग्री को रेडियन में इंटरचेंज कर लिया था। अब रेडियन को डिग्री में इंटरचेंज करना है। जैसे कोई भी हम यहाँ पे एंगल लें, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया π/6, ये π/6 फिलहाल किस में है, रेडियन में। π/6 किस में, रेडियन में है, और इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपको ये तो याद है ना कि जब हमने अभी भी 270 को रेडियन में चेंज किया था तो π/180 से मल्टीप्लाई किया था ना। तो जब रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हो आप, तब इसका अपोजिट ले लेना 180/π। तो देखिए ये कैसे चेंज होगा, π/6 × 180/π, ऐसे चेंज करना है। उसका अपोजिट लेना है इसमें 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये हमने डिग्री में तो चेंज कर दिया था, 30 किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे किस तरह से करना है। जब डिग्री को रेडियन में करना है तो π/180, ये एक याद रख लेना। जब रेडियन से डिग्री में आना है तो उसको इंटरचेंज कर देना, 180/π इस तरह से कैंसिल कर देना। जैसे और भी कोई एग्जांपल है आपके सामने, 5π/2, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 5π/2 ये कितना एंगल होता है, तो ये देखिए हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 180/π से। 5π/2 मैंने जो लिया वो क्या था, रेडियन में था, उसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। 95 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 450 डिग्री। तो आपके में सोचना कि 450 डिग्री नहीं होता है, 450 डिग्री बिल्कुल होता है। ये देखिए यहाँ पे जब ये एक कंप्लीट राउंड हो जाता है तो यहाँ तक 90, यहाँ तक आपको बताया था 90, यहाँ आपको बताया था 180, यहाँ तक आपको बताया था 270, और यहाँ पे क्या था 360। तो 360 से वापस आ गया होगे तो 360 + 90 कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ तक वापस आओगे तो ये अगेन उसमें 180 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल बढ़ता जाता है ये। तो ये 450 डिग्री पे एंगल होगा। और आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि एंगल नेगेटिव में भी हो सकता है। जब ये जो लाइन जो है, इनिशियल लाइन जो है, ये लाइन इस साइड में यहाँ पे क्लॉकवाइज जो मूव करती है तो ये एंगल माइनस में भी बन सकता है। तो एंगल जो होगा वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज जब मूव होगा लाइन का तो उस टाइम तो क्या होगा, प्लस होगा, और जब क्लॉकवाइज होगा तब ये क्या होगा, माइनस में भी एंगल बनता है। तो ये आप ध्यान रखना है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी भी मैंने आपको क्या सिखा दिया, डिग्री से रेडियन में इंटरचेंज करना, रेडियन से डिग्री में इंटरचेंज करना। एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। जो क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट की बेस से आप समझ सकते हो। और क्वाड्रेंट की आपको मैं बात बताऊं तो इसको आपका थोड़ा बहुत पहले का भी पढ़ा हुआ होगा, एक बार मैं दोबारा आपको उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 to 90 डिग्री तक। कहां से होता है, 0 to 90 डिग्री तक। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 90 to 180, और ये होता है 270, और यहां तक हो जाता है फिर वापस से 360 डिग्री। अब देखिए कोई भी एंगल जो है वो 190 है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोई एंगल 90 प्लस होती है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई एंगल 90 माइनस होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई एंगल 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई एंगल 360 माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं जो बता रहा हूं आप समझ गए होंगे कि भी इस तरह से कोई भी जो एंगल है, एंगल आपके सामने आएगा तो उसको देखते ही आप ये बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। इतना आप डिसीजन कर लोगे। फिर उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनकी सबकी अलग अलग कंडीशन होती है कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होते हैं, आर पॉजिटिव होते हैं।
ऑल पॉजिटिव। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक तो साइन और एक साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अदर क्या बचते हैं, जो जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और टेन का अपोजिट जो होता है वो होता है कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव। और इसमें होगा कोस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो कोस और सेक पॉजिटिव होंगे तो जो बच गए वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पे जो बच गए वो नेगेटिव होंगे। ये दो जो मैंने लिखे ये पॉजिटिव होंगे, यहाँ ये जो दो लिखे ये पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा अगर कोई भी क्वाड्रेंट जो है, कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब उसका एंगल 90 प्लस और 180 माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, जो 4 बचेगा। या इसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी याद रख सकते हो, ए एस टी सी, ऐसे याद रख लेना, ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। इसको आप शॉर्ट में अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग इस तरह से बना सकते हो, ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। और केयर किससे करनी है, कोरोना से आपको केयर करनी है। आप कोरोना से केयर करते हुए घर पे बैठे हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। बाहर जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, और घर पे बैठे रहे वीडियो देखोगे तो मैथमेटिक्स सीखोगे। तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर, तो ये आप याद रख लेना। ये ट्रिक बताई मैंने इसको याद रखने के लिए, ए एस टी सी। एक आप ऑल पॉजिटिव, ये मीनिंग जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। अब उसके बाद में ये होगा कि आपकी जो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन क्या है, डिग्री और रेडियन को इंटरचेंज करना। फिर 3.2 जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो चैप्टर जो है आपकी 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स है उसका जो मेन जो चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये चैप्टर जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, इसमें लगभग 30 के समथिंग फॉर्मूले हैं, और उसके बाद में इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ो, 11th 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान लीजिए 11th और 12th की आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हो, ये मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट सीडी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जिसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, उसके मैथमेटिक्स में आगे चल के कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो इस चैप्टर को आप बार बार देखना, अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना। आपको कोई भी डाउट लगे तो उस डाउट को मैं आपको समझाऊंगा। आराम से धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक बार मैंने आज आपको बेसिक बताया है, और इसका नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड मैं करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट दोबारा आप सब लोगों ने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना भी ना भूलें। आपको कैसा लगा, आपके मन माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो आप इसमें कमेंट में लिख के बताना, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू।